तो हम बात करेंगे सबसे पहले रोग का। रोग के अंदर एक आपने स्पेलिंग देखी होगी, डिजीज। स्पेलिंग आती है आपको डिजीज का, DISEASC। इसका मतलब क्या है, यहां से आपको समझ रहे हो क्या? रोग का अगर आपको डेफिनेशन देखना हो तो ये स्पेलिंग ध्यान से देख लो, डेफिनेशन ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगी। अगर इसको आपने पकड़ लिया तो पकड़ोगे कैसे, देखिए, डिस प्लस EG, ये तो लिखा है, इसको कंबाइन करके तो लिखा है। EG का मतलब क्या होता है? आसान। आसान मतलब जो बहुत ही कंफर्टेबल कर लेते हैं हम, वो जैसे कोई वर्क होता है, हमें पानी का गिलास उठा के उधर रखना है, कि ये तो बहुत आसान था, वो ये बहुत इजी था, हम ऐसा ही कहते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है? आसान, बिल्कुल कंफर्टेबल। जब आगे डिस लग गया, डिस का मतलब क्या होता है? अपोजिट हो जाना। अपोजिट मतलब जैसे हम लिखते हैं लाइक, लाइक का मतलब होता है पसंद करना। अगर हमने इसके आगे डिस लगा दिया मतलब डिसलाइक, ना पसंद करना। डिस का मतलब क्या होता है? अपोजिट। तो उसी तरह से हमने आसान के आगे डिस लगा दिया, तो यानी पहले आसान था वो क्या हो जाएगा? बिना आसानी के। अपोजिट हो गया ना, बिना आसानी के, बिना आसान के, ऐसा बोल सकते हैं। डिजीज क्या होता है, यहां से आप समझ पाए कि जो बिना आसान के हो या बिना आसानी के हो, बिना कंफर्टेबल के हो, वो चीजें क्या होती है? डिजीज होती है। अब क्या बिना आसानी की होती है, क्या बिना कंफर्टेबल का होता है? हमारा शरीर, हमारी बॉडी, वे चीज या वे तत्व जो हमारी बॉडी को बिना आसानी के या बिना कंफर्टेबल के कर देती है, वो सारी की सारी चीज क्या होती है? डिजीज होती है, रोग होती है। ठीक है, अब आप बैठे हो, रिलैक्स मूड में बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं आपको फीवर होती, क्या इतने कंफर्टेबल बैठ पाते? नहीं बैठ पाते। अपना बदन दर्द करता, सर दर्द करता। मैं बोलता तो आपको फीलिंग आती कि ये सर कब से बोले जा रहा है, कब चुप होगा, ये कब छोड़ेगा पीछा, ऐसे फीलिंग आती। ऐसा क्यों होता? क्योंकि हमें रोग है, बुखार है हमें। अब ये रोग है तभी तो हम क्या है? बिना कंफर्टेबल के हैं। इस रोग की वजह से तो बिना कंफर्टेबल के हैं। ये चीजें होती है जो हमारे शरीर को बिना कंफर्टेबल के, बिना आसानी के कर देती है, वो रोग होती है। रोग कितने टाइप के होते हैं? रोग पता है कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? एक होता है संक्रमित, एक होता है असंक्रमित। संक्रमित और असंक्रमित, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब होता है जो संचार होता हो, जिसका संक्रमण होता हो, उसको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज असंक्रमित, जिसका संचार नहीं होता हो। संक्रमित रोग कौन से हैं? जो किससे? हाथ मिलाने से, बात करने से, हवा के माध्यम से, एक दूसरे बॉडी से थर्ड पर्सन को आगे से आगे ट्रांसफर होता जाता है, आगे से आगे ट्रांसफर होता जाता है, वही रोग होते हैं संक्रमित रोग। जैसे वायरल फीवर, वायरल फीवर का नाम सुना होगा, बुखार का। आजकल मौसमी बुखार चल रही है, एक बंदे को हुआ, दूसरे को हो गया, आगे से आगे चलता गया। टिब्बी, टिब्बी अगर मान लेते हैं मेरे को हुआ, मैं आपके पास बैठा, खांसा, तो आपको भी होने के चांस है, संक्रमित है। टिब्बी आगे से आगे फैलती है, हवा के माध्यम से कण एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। क्या एड्स संक्रमित बीमारी है? एड्स, आप अगर किसी व्यक्ति को, मान लेते हैं मेरे को एड्स है, अगर मैं आपके पास बैठा, मैं आपके साथ खाना खाया, तो आपको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह संक्रमित नहीं है, यह असंक्रमित बीमारी है। तो यहां पर संक्रमित की अगर एग्जांपल की बात करें, टीबी हो गया, वायरल फीवर, ठीक है, इस तरह से ये 2-3 एग्जांपल हो गए। जैसे पहले होता था चेचक रोग, छोटी माता रोग, ये सारे क्या थे? संक्रमित रोग थे, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फैलते थे। ठीक है, ये हो गए। असंक्रमित रोग, असंक्रमित रोग क्या होते हैं? जो किसी के संपर्क में आने से नहीं फैलते, बल्कि शारीरिक असंतुलन की वजह से पनपते हैं, शरीर के अंदर आंतरिक क्रिया की वजह से
पनपते हैं ऐसे रोग असंक्रमित रोग होते हैं। ऐसे कौन से रोग है? एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल दो। एड्स, AIDS, फुल फॉर्म की बाद में बात करेंगे। एड्स हो गया, उसके अलावा टाइफाइड, टाइफाइड नाम सुना होगा, बुखार होती है, ठीक है जी। मलेरिया, डेंगू, ठीक है जी। ये आपके क्या होते हैं? असंक्रमित रोग होते हैं, असंक्रमित रोग। अब संक्रमित और असंक्रमित रोग हो गए, एग्जाम्पल हो गए। इनके अलावा हम दो कैटेगरी और डिवाइड करते हैं। एक होता है जन्मजात रोग, एक होता है अजन्मजात रोग। अब ये रोग कब होते हैं? ये रोग कब होते हैं? जन्मजात रोग, जन्म लेने के बाद ही होते हैं। ये रोग कब होते हैं? जन्मजात रोग है। ये दोनों टाइप हैं, वो कौन सा रोग है? जन्मजात रोग का प्रकार है। यानी जन्म लेने के बाद में दो कैटेगरी हो गई, संक्रमित और असंक्रमित। लेकिन ऐसे भी कुछ रोग हैं जो जन्म लेने से पहले गर्भावस्था के दौरान महिला के पेट के अंदर, गर्भ के अंदर शिशु जब पल रहा होता है उसी टाइम उसको रोग हो जाता है। जन्म लेने से पहले ही रोग हो जाता है। ऐसे भी रोग होते हैं, उन रोगों को क्या बोलते हैं? उन रोगों को बोलते हैं अजन्मजात रोग। उन रोगों को क्या बोलते हैं? अजन्मजात रोग। समझे? अजन्मजात रोग के अंदर एग्जाम्पल देखते हैं। अजन्मजात रोग कौन कौन से होते हैं? उसके लिए हमें थोड़ा सा आनुवांशिक रोगों पर ध्यान देना होगा। आनुवांशिक रोग, ऐसे रोग जो जन्म लेने से पहले ही हो जाते हैं उनको आनुवांशिक रोग बोलते हैं, उनको अजन्मजात रोग बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई है आपके पास एग्जाम्पल? हाँ, कलर ब्लाइंड, या उसको बोल सकते हो वर्णांधता, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। ये सारे के सारे रोग क्या होते हैं? आनुवांशिक रोग। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए, हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं? बच्चे के गर्भावस्था के दौरान ही होते हैं, जब बच्चा गर्भ में होता है। तो हम बात करेंगे संक्रमित और असंक्रमित रोगों की, सबसे पहले उनकी बात करेंगे, फिर हमारे आनुवांशिक रोगों की बात करेंगे। रब कर दूं? चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे संक्रमित और असंक्रमित रोग है, या एक शब्द में बोलूं तो जन्मजात रोग कितने प्रकार के होते हैं? ये जन्मजात रोग कितने प्रकार के होते हैं? किस किस से होते हैं? पता है? कैटेगरी डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला इसको बोलते हैं परजीवी, या इंग्लिश के अंदर बोलते हैं प्रोटोजोआ। 2 नंबर पे आता है कवक, जिसको फंगस, फंगी, फफूंद इत्यादि नामों से जानते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना। फफूंद, फंगी, कवक, फंगस, इन नामों से हम डिनोट करते हैं इसको। थर्ड आता है हमारा बैक्टीरिया, को हिंदी के अंदर जीवाणु बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बैक्टीरिया बोलते हैं। 4th नंबर आता है विषाणु। विषाणु, वायरस, इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है। ये कई बार हिंदी के अंदर लिखा आता है वायरस, और ये बैक्टीरिया हिंदी में लिखा आता है, तो हम आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, विषाणु को या नहीं। ये आपस में कंफ्यूज कर, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसके बारे में क्लियरिटी रखना। ये हो गए।
इनके अलावा प्रदूषण जनित रोग, प्रदूषण से होने वाले रोगों के बारे में भी देखेंगे, और जो हमारे अजन्मजात रोग है उनकी कैटेगरी के अंदर हम आनुवांशिक रोग का एक पार्ट कंप्लीट करेंगे। आनुवांशिक रोग, ठीक है जी, ये हम कंप्लीट करेंगे अजन्मजात रोग का एक पार्ट, और जन्मजात रोग के हमारे 5 पार्ट कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परजीवी या प्रोटोजोआ जनित रोग, इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या होते हैं इसमें, कौन कौन से रोग हैं। वैसे आप लोग सारे ही बड़े विद्वान व्यक्ति हो, और आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं वो काम कर रहा हूं जो सूरज को दिया दिखा रहा हूं, है ना? ऐसा ही लग रहा है मुझे तो कि आप लोगों ने पूरा परफेक्ट तैयारी कर रखी है। बात अलग है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है बार बार, लेकिन फिर भी आप विद्वान व्यक्ति हो, मैं आप सभी का आदर सम्मान करता हूं। ये मत सोचना लाइव चल रहा है तो सर टांग नहीं खींचेंगे, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं बेशर्म आदमी हूं, और वैसे भी शर्मा लगता है तो शर्मा को शर्म कहां होती है। चलो, परजीवी या प्रोटोजोआ जनित रोग। इसके लिए हमारे पास ट्रिक है, वो क्या है? पानी पे मक्का, पानी पे मक्का उगा दो और आपके सारे के सारे रोग आ जाएंगे भाई। कौन कौन से आएंगे? पा से बना पायरिया रोग, नी से बना निंद्रा रोग, पे से बना पेचिश रोग, और मैं से मलेरिया, और का से काला जवर, काली बुखार। जवर को बुखार को बोलते हैं, फीवर को बोलते हैं जवर। जवर कहीं जवार जूर समझ लो, ऐसा कुछ नहीं है। करें शुरू मुंडा जी। पायरिया, सबसे पहले इनकी डिटेल देख लेते हैं। पायरिया क्या होता है? बिल्कुल जी, आपने सही कहा। सबसे पहले पायरिया रोग की डिटेल देख लेते हैं। पायरिया रोग एक मसूड़ों की बीमारी है। किसकी बीमारी? अब मसूड़ों में क्या दिक्कत आती है? मसूड़ों की बीमारी है, दिक्कत क्या आएगी? मसूड़ों में सूजन होना, मसूड़ों से खून आना। और मैं एक एग्जांपल बहुत ज्यादा लेता हूं आपको याद करवाने के लिए। आप टीवी के अंदर एड देखते हो, एक कौन सी? वही प्रियंका चोपड़ा वाली, देखते हो ना? बड़े अच्छे से देखते हो। एक बंदा घर से दुखी हारा एक ढाबे के बाहर सेब खा रहा होता है, भले ही चाहे बीवी से झगड़ा हो रहा हो, खाना ना दिया हो, ऐसा मैं सोच रहा हूं, क्या पता ऐसा हुआ हो। तो जैसे ही वो सेब का एक बाइट लेता है, बाइट लेते ही प्रियंका चोपड़ा वो एक पेड़ से छलांग लगाती है माइक लेके, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? वो बेचारा डर जाता है। चक्कर क्या है? नमक के चक्कर में छलांग लगा दी, कहीं हाथ पे टूट जाते, लेने के देने पड़ जाते भाई। लेकिन वो कुछ नहीं बोला, वो अपने आप, नहीं इनके टूथपेस्ट में नमक नहीं है। फिर एक डॉक्टर आता है, डॉक्टर आता है भाई साहब उस एड के अंदर, क्योंकि आप तो चैनल चेंज कर देते हो। उसके बाद प्रियंका चोपड़ा जहां तक आई, ठीक है देख लिया, ठीक है, आगे डॉक्टर आते ही आपने चैनल चेंज कर दिया, क्या अभी तो बोर आएगा। अब डॉक्टर आता है मेरे तरह से, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नमक नहीं है तो पायरिया के लक्षण हो सकते हैं, सूजन हो सकती है, ब्लड आ सकता है, ऐसे आ सकता है, वैसे आ, मतलब लंबी चौड़ी भाषण देता है वो। यानी होता लंबा चौड़ा 10-15 सेकंड का है, लेकिन आपको 15 मिनट के बराबर लगता है वो। तो वो जो बात बताता है वो क्या कहता है कि मसूड़ों में अगर सूजन है, मसूड़ों में अगर खून आ रहा है, वो आपके पायरिया के लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको सलाह क्या देते हैं डॉक्टर लोग? डॉक्टर लोग देते हैं कि नमक के पानी के गरारे करने चाहिए, जिससे पायरिया के जो परजीवी है, प्रोटोजोआ है, वो नष्ट हो जाए। समझे? वो नष्ट हो जाते हैं। तो मसूड़ों की बीमारी जिसके अंदर सूजन और ब्लड आना, ये लक्षण होते हैं। अब देखिए
ये चीज तो ठीक है, मसूड़ों की बीमारी है, सूजन, ब्लड आना। प्रभावित अंग कौन सा है? अगर हमारे पायरिया हो जाए तो हमारा प्रभावित अंग कौन सा होगा? क्या होगा भाई? मुंडा जी, क्या आप पैर पकड़ के बैठोगे? ओ सर जी पायरिया हो गया, ओहो बहुत ही दुख है, पायरिया हो गया, पैर पकड़ के बैठोगे? तो अगर बीमारी मसूड़ों की है तो दर्द क्या करेगा? मसूड़े ही करेंगे भाई साहब। तो प्रभावित अंग कौन सा होगा? मसूड़े। पैर का तो सवाल ही नहीं है। तो ये तो आपको सोचने वाली बात ही नहीं थी कि मसूड़े ही प्रभावित होंगे। प्रभावित अंग कौन सा है? मसूड़े। ओके, नेक्स्ट बात, पायरिया के अंदर कौन सा विटामिन लेना चाहिए? विटामिन सी। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। किस रोग के अंदर? पायरिया के अंदर। अब ये तो हो गया बात। इसके अलावा एक छोटे सा नाम आता है, इसका छोटा सा नाम क्या है? पायरिया का परजीवी का नाम एंटीअमीबा जिंजिविलिस। इसका परजीवी का नाम क्या है? छोटा सा है, एंटीअमीबा जिंजिविलिस। ये है परजीवी। इस परजीवी की वजह से ही पायरिया रोग होता है। ये परजीवी का नाम है। ओके, चलें आगे। निंद्रा रोग। निंद्रा रोग नाम के अंदर ही है। क्या है नाम के अंदर? निंद्रा मतलब नींद, स्लीपिंग, स्लीपिंग डिसऑर्डर, यानी नींद आने का बैलेंस बिगड़ जाना, या तो बिल्कुल नहीं आना या बहुत ज्यादा आना। ये निंद्रा रोग के लक्षण होते हैं। नींद की समस्या। अब नींद की समस्या हो गई तो हमारा कौन सा तंत्र प्रभावित होगा? मस्तिष्क प्रभावित होगा ना। अब जिसको 2 दिनों की नींद हो, क्या वो स्टडी कर पाएगा? क्या वो क्लासरूम में बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। उसके आंखें जलन करेगी, दिमाग घूमेगा, कब ये बंदा छोड़े, कब जाके सोऊं। जिसको नींद 2 दिन से नहीं ले रखी, उसका ब्रेन काम नहीं करेगा ढंग से। ब्रेन काम नहीं करेगा मतलब ये क्या होगा? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। मस्तिष्क प्रभावित है मतलब क्या होगा? तंत्रिका तंत्र प्रभावित। क्यों? तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं हमारे। कौन कौन से? एक होता है मस्तिष्क, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। सुना होगा। ये तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, उसमें 2 भाग है हमारे। हमारा प्रभावित अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित। अब कौन से परजीवी की वजह से ऐसा होता है? ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा परजीवी का नाम है ट्रिपेनोसोमा। ये निंद्रा रोग है, यह नींद की बीमारी है। इसकी वजह से ये समस्याएं होती है। पेचिस। अब एक मक्खी भी है इसके अंदर। कौन सी मक्खी है? बालू मक्खी। ये जो परजीवी है वो कौन सी मक्खी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जाता है? बालू मक्खी की वजह से। बालू मक्खी ये हमारे भोजन के ऊपर बैठ करके ये परजीवी हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कर देती है, जिसकी वजह से ये समस्याएं आती है। पेचिस। पेचिस के अंदर एक रोग होता है डायरिया। नाम सुना है डायरिया? क्या होता है डायरिया? हाँ बिल्कुल। डायरिया किसको बोलते हैं? एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर उल्टी और दस्त दोनों होते हैं, उसको डायरिया बोलते हैं। और पेचिस के अंदर यही चीज होती है। पेचिस के अंदर डायरिया हो जाता है, उल्टी दस्त होते हैं। अब अगर डायरिया हो गया तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? वाटर लेवल कम हो जाएगा, जल की कमी हो जाएगी। ओआरएस घोल दिया जाता है, जल की पूर्ति के लिए ओआरएस घोल दिया जाता है। तो उल्टी दस्त जब भी होता है मतलब जल की कमी, हमारी बॉडी के अंदर वाटर लेवल लो हो जाएगा। ये कम हो गया, ठीक है जी, मान लिया। अब ये जो दिक्कत आई है वो कौन से परजीवी की वजह से आई है?
परजीवी का नाम क्या है? एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका। एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका। अब एक बात और रह गई, क्या? प्रभावित अंग कौन सा है? आंत। प्रभावित अंग है आंत। अब आंत ही प्रभावित क्यों है? क्योंकि जब भी हमारा डाइजेशन सिस्टम बिगड़ता है तो उल्टी दस्त वगैरह होते हैं, तो उसके लिए उत्तरदायी हमारी आंत होती है। छोटी आंत का काम होता है पोषक तत्वों का अवशोषण करना। अब ये आंत अपना पूरा काम नहीं कर पाती। बड़ी आंत वाटर सोख नहीं पाती। बड़ी आंत का काम होता है पोषक तत्व है, तो छोटी आंत सोखने के बाद में जो अवशेष जाता है उसके अंदर वाटर को सोखना बड़ी आंत का काम होता है। अब वाटर को सोखेंगे नहीं, पोषक तत्वों का सोखेंगे नहीं, तो इसका मतलब हमारी कौन सी प्रभावित अंग है? आंत प्रभावित है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत हमारी नाभि के चारों ओर लगभग 22 फुट के आसपास होती है, और बड़ी आंत चारों तरफ, यहां बाउंड्री लेयर के अंदर बड़ी आंत होती है, और बड़ी आंत की लंबाई लेंथ लगभग कितना होती है? 6 से 7 फुट, इतना लगभग होती है। यह हमारी पेचिस के बारे में आ गई बात। मलेरिया के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम के अंदर बनते हैं। आप लोगों ने बखूबी याद कर रखे होंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा भाई मैं याद कर लूं आप लोगों से। चलिए, काला जवर की बाद में बात करेंगे, काला जवर लास्ट के अंदर ले जाते हैं। मलेरिया के अंदर सबसे पहले इस शब्द की खोज किसने की? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, मलेरिया शब्द की खोज कब हुई, किसने की? इस शब्द की खोज 1827 के अंदर मेस्कुलाच ने की। ठीक है जी, कर ली। और दसो, मेस्कुलाच के बाद में बात आती है कि मलेरिया के अंदर हमारा परजीवी कौन सा है जिसकी वजह से मलेरिया रोग होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने की? कब की? 1880 के अंदर लेवरन नाम का वैज्ञानिक है जिसने प्लाज्मोडियम की खोज की थी। प्लाज्मोडियम जो परजीवी है हमारी बॉडी के अंदर किसके थ्रू जाता है? मच्छर। कौन सा मच्छर है? इस मच्छर का नाम है मादा एनाफ्लीज मच्छर। अब ये क्या करता है? बैठा रहता है, बैठे बैठे कुछ देर तो सोचेगा, बाद में धीरे से इधर उधर देखा कोई नहीं है, डंक लगा दिया। डंक लगाते ही प्लाज्मोडियम दवाई अपने बॉडी के अंदर चली गई। बॉडी के अंदर जाती हमारे को क्या हो गया? मलेरिया हो गया। अब आपको कैसे पता कि मलेरिया हो गया? मलेरिया के अंदर क्या होता है? बुखार होती है, चलने फिरने की दिक्कत होती है, तो हम क्या चेकअप वगैरह कराते हैं तो मलेरिया बताता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कौन सी कोशिका नष्ट होती है? आरबीसी। आरबीसी की कमी होने लगती है मलेरिया के अंदर। आरबीसी का नष्ट होना, इसके अंदर क्या मेन प्रभावित होता है? आरबीसी नष्ट होने लगती है, डेड होने लगती है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाएं जो हमारे खून के अंदर होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ठीक है भाई साहब, आरबीसी का नष्ट होना हो गया, ओके, मलेरिया हो गया, ये हो गया। अब इन सब बातों को एक साथ मिक्स करके संपूर्ण जानकारी देने वाला पर्सन कौन था? मलेरिया के बारे में पूर्ण जानकारी किसने दी? रोनाल्ड रोस। कब? 1887, 1887 के अंदर रोनाल्ड रोस ने मलेरिया की संपूर्ण जानकारी दी, इन सभी भागों को एक साथ जोड़ करके बताया। ठीक है जी, बता दिया।
बुखार हो गई, अब हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, चेकअप कराया, आरबीसी नष्ट बता दी, मतलब मलेरिया घोषित हो गया। मलेरिया घोषित होने के बाद डॉक्टर क्या करता है, गोलियां देता है। अब गोलियां कौन सी दी जाती है मलेरिया के उपचार के अंदर, मलेरिया के उपचार के अंदर कौन सी गोलियां दी जाती है, कुनेन की गोलियां, कुनेन की गोली। अब कुनेन की गोली बनती किससे है, सिनकोना एक पेड़ है, पौधा है, उसकी छाल से, छाल समझते हो देसी भाषा में जिसको छोडा बोलते हैं, छोडो, छाल से, यानी सिनकोना पौधा की छाल को पीस करके बनाई जाती है। कुनेन की गोलियां किससे, सिनकोना पौधा की छाल से बनाई जाती है। ये बार बार पूछता है, छाल वाला भी पूछता है और पौधे का नाम भी पूछता है कि कुनेन की गोलियां पौधे के किस भाग से बनती है, छाल, जड़, तना, इस तरह से कई ऑप्शन होते हैं। छाल याद रखना है आपको, इससे बनाई जाती है। और ये डॉक्टर सलाह देते हैं आपको दूध के साथ लेनी है, बहुत गर्म होती है ये गोलियां, कुनेन की गोलियां, ठीक है। और ज्यादातर ये मच्छर कब होता है, ये मच्छर ज्यादातर कब होता है, सर्दियों में। मलेरिया रोग कब होता है, सर्दियों में। और डेंगू कब होता है, ज्यादातर गर्मियों में, ठीक है। ये चीज हो गई, क्लियर है। आगे चलिए, काला ज्वर, काली बुखार। काली बुखार किसे कहते हैं, काली बुखार जानते हो, मस्तिष्क, दिमागी बुखार, जो ब्रेन के अंदर, अपन कहते हैं ना कि दिमाग में बुखार हो गई बंदे के, यानी किसी पर्सन के ब्रेन के अंदर फीवर होता है, उसको दिमागी बुखार बोलते हैं, काला फीवर बोलते हैं, काली बुखार बोलते हैं। तो ये क्या होता है, अगर दिमागी बुखार है तो प्रभावित अंग कौन सा होगा, मस्तिष्क प्रभावित होगा, तेज दर्द करेगा, सर फटेगा। और कौन से परजीवी की वजह से ऐसा होता है, लिस्मेनिया डोनावानी, लिस्मेनिया डोनावानी, ये आपका क्या है, परजीवी का नाम है। ये परजीवी की, इस परजीवी की वजह से। और कौन सी मक्खी की वजह से ऐसा होता है, सीसी मक्खी। एक मक्खी है जो सीसी नाम की मक्खी है, उसकी वजह से यह काला जवर होता है। ओके, तो यह संपूर्ण जानकारी आपकी परजीवी से रिलेटेड, परजीवी रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, उनके बारे में। ट्रिक हमारे पास, पानी पे मक्का, पा से बना पायरिया, नी से निंद्रा रोग, पे से पेचिस, मै से मलेरिया, का से काला जवर। इनके बारे में डिटेल आपके सामने, एक बार इसको नोट कर लीजिए, रीड आउट कर लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में क्वेरी कर सकते हो। ओके, कमेंट सिर्फ लिखना ही नहीं होता, बोल के भी हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।